नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल सिंह बलोदा आज आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ खाद व उर्वरक। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था मृदा क्षरण, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन क्या है, मृदा क्षरण कितने प्रकार का होता है और मृदा का संरक्षण कैसे करते हैं। आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे खाद व उर्वरक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो मैं पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। खाद क्या होता है और मैन्यूर जो उर्वरक है वो क्या होता है। खाद जो है, मैन्यूर है, खाद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से हुई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खाद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, भोजन। तो खाद शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है, संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, भोजन से। अब दोस्तों ये खाद हुआ, खाद शब्द की जो उत्पत्ति है वो तो अपन संस्कृत भाषा से बोल रहे हैं कि खाद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से हुई है। लेकिन बात करें मैन्यूर, मैन्यूर खाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैन्यूर। अब मैन्यूर कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। खाद शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा से हुई है, लेकिन जो मैन्यूर शब्द है उसकी उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा से हुई है। कौन सी भाषा से, फ्रांसीसी भाषा से। तो ये भी ध्यान रखना, मैन्यूर शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के शब्द से हुई है। ठीक है, तो खाद कौन सी भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का। तो खाद्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, भोजन से। और मैन्यूर शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है, फ्रांसीसी भाषा के शब्द से हुई है। अब दोस्तों बात करेंगे खाद क्या है, खाद किसे कहते हैं। तो खाद जो है, खाद वे पदार्थ हैं जो वनस्पति, पशु पक्षियों या जो भी कोई वनस्पति के जो भी पार्ट हैं या पशु पक्षियों की बीट है, मलमूत्र है आदि से प्राप्त फार्म के उप उत्पाद होते हैं। मतलब जो भी कोई वनस्पति है, जो भी कोई पशुओं की बीट है, मलमूत्र है, उनसे जो भी पदार्थ अपने को मिलता है, जो फार्म के उप उत्पाद होते हैं, उसे खाद कहते हैं। तो ये खाद की परिभाषा हो गई। अब बात करेंगे जो कार्बनिक खाद है, एक तो होता है जो खाद है, एक उर्वरक होता है। जो अपन खाद देते हैं, खाद पोषक तत्व, खाद से पोषक तत्व धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। लेकिन जो फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, उससे जो पोषक तत्व प्राप्त होंगे वो इजीली, तेजी से प्राप्त होंगे। अपन खेत में कोई भी जैसे यूरिया डाल रहे हैं तो यूरिया का असर अपने को तुरंत दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन जो खाद है, जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट आदि जो खाद होती है, उनका जो प्रभाव है मृदा में धीरे धीरे दिखाई देगा अपने को। तो ये लाइन देखो, कार्बनिक खादों से पोषक तत्व, कार्बनिक खादों से पोषक तत्व धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। लेकिन उर्वरकों से तेजी से प्राप्त होते हैं पोषक तत्व, इजीली, जनरली जल्दी से प्राप्त हो जाते हैं। अब बात करेंगे जो खाद है, खाद कितने प्रकार की होती है। तो खाद दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो स्थूल कार्बनिक खाद और दूसरी सांद्रित कार्बनिक खाद। तो जो स्थूल कार्बनिक खाद है, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्यूर जिसे बोलते हैं। तो स्थूल कार्बनिक खाद क्या है, स्थूल कार्बनिक खाद किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन डाल के ऑप्शन डालेंगे। तो स्थूल कार्बनिक खाद क्या है, वे कार्बनिक खादें जिनमें पोषक तत्व की मात्रा कम लेकिन कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है। क्या समझ में आया, वे कार्बनिक खादें जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम व कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, उसे स्थूल कार्बनिक खाद कहते हैं। तो यहाँ बात करेंगे स्थूल कार्बनिक खाद जो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्यूर है, जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट की खाद, हरी खाद, मानव मल, चिड़ियों की बीट, मेली की खाद, गंदे नालों की खाद आदि। तो ये तो क्या हुआ, स्थूल कार्बनिक खाद। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पुटअप होगा वो क्वेश्चन होगा कि निम्न में से स्थूल कार्बनिक खाद का उदाहरण है या निम्न में से सांद्रित कार्बनिक खाद का उदाहरण है। तो मैंने अभी बताया कि स्थूल कार्बनिक खाद किसे कहते हैं, जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम व कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे अपन गोबर की खाद डाल रहे हैं तो गोबर की खाद में पोषक तत्व तो कम होंगे लेकिन कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी। इसी प्रकार जैसे अपन कोई भी हड्डी का चूर्ण डालें या खलियों की खाद डालें या रक्त का चूर्ण डालें, तो रक्त के चूर्ण में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम है या ज्यादा, कम है, लेकिन पोषक तत्व की मात्रा ज्यादा होती है।
तो अपन बात कर रहे हैं स्थूल कार्बनिक खाद। तो स्थूल कार्बनिक खाद आपको मैंने बता दिया कि जिसमें पोषक तत्व की मात्रा कम और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा प्राप्त होती है, जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, हरी खाद या जैसे मानव मल, चिड़ियों की बीट आदि। अब नेक्स्ट बात करेंगे सांद्रित कार्बनिक खाद, जिसे अपन कंसंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर भी बोलते हैं। तो इस जो सांद्रित कार्बनिक खाद है, सांद्रित कार्बनिक खाद किसे कहते हैं कि वे कार्बनिक खादें जिनमें पोषक तत्व की मात्रा अधिक लेकिन कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है, उसे सांद्रित कार्बनिक खाद कहते हैं। जैसे सांद्रित कार्बनिक खाद कंसंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम व पोषक तत्व की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे खलियों की खाद। अब यहाँ खलियां भी दो प्रकार की होती है, एक एडेबल ऑयल कैक होता है और एक नॉन एडेबल ऑयल। खली की खाद, खाद्य खली, एक तो खाद्य खली और एक अखाद्य खली। एडेबल और नॉन एडेबल ऑयल कैक होता है, जिसमें भी अलग अलग उदाहरण होंगे, आगे डिटेल से बताऊंगा। तो खलियों की खाद, मछली की खाद, गवानों की खाद, रक्त चूर्ण खाद, लकड़ी का बुरादा, तालाबों की मिट्टी और हड्डियों का चूर्ण, इसमें पोषक तत्व की मात्रा तो अधिक होती है और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है। इन्हें क्या कहा गया है? सांद्रित कार्बनिक खाद कहा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन, इन दो लाइनों में से भी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से स्थूल कार्बनिक खाद का उदाहरण है या निम्न में से सांद्रित कार्बनिक खाद का उदाहरण है। तो दोस्तों ये छोटा छोटा बताया मैंने रूप अभी। खाद क्या है? खाद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से हुई है, जिसका अर्थ भोजन से है, और मैन्योर शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा से हुई है। कार्बनिक खादों से पोषक तत्व धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। फिर बताया कि खादों के प्रकार। तो खाद कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है, जिसमें स्थूल कार्बनिक खाद और दूसरा सांद्रित कार्बनिक खाद। स्थूल कार्बनिक खाद में पोषक तत्व की मात्रा कम और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, मानव मल, जिसे नाइट सॉइल भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव मल, नाइट सॉइल। नेक्स्ट करेंगे चिड़ियों की बीट, मेली की खाद, गंदे नालों की खाद आदि। इसके बाद में सांद्रित कार्बनिक खाद में बात करेंगे। सांद्रित कार्बनिक खाद में पोषक तत्व की मात्रा अधिक व कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है, जैसे खलियों की खाद, मछली की खाद, गवानों की खाद, रक्त चूर्ण खाद, लकड़ी का बुरादा, तालाबों की मिट्टी और हड्डियों का चूर्ण आदि। तो ये दोस्तों बात हो गई खाद कितने प्रकार की है, दो प्रकार की। अब अपन डिटेल से इनमें ही पढ़ेंगे, जैसे गोबर की स्थूल कार्बनिक खाद में गोबर के बारे में, हरी खाद, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, इनकी भी जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की जो मात्रा है वो पूछ लेते हैं। इससे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं जो खाद है, खाद का असर खेत में धीरे धीरे दिखाई देता है, जो प्रभाव है। अब जैसे बात करें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती करते हैं, तो जैविक खेती के जो पिता हैं वो कौन है? जैविक खेती के जो जनक हैं या पिता हैं वो कौन है? फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग अल्बर्ट होवार्ड। कौन है? अल्बर्ट होवार्ड। ये क्वेश्चन भी सुपरवाइजर 2015 में पूछा हुआ है, तो अच्छे से याद रखना। ऑर्गेनिक जो खेती करते हैं अपन, जैविक खेती करते हैं, उसके जनक कौन है? डॉक्टर अल्बर्ट होवार्ड हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट अभी जो पढ़ेंगे, जो आगे पढ़ेंगे, सबसे पहले नंबर 1 पढ़ेंगे अपन गोबर की खाद। अभी मैंने बताया कि सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? गोबर की खाद। तो गोबर की खाद क्या है? गोबर की खाद बनाने की विधियां कौन कौन सी है? इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा कितनी कितनी होती है? तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे अभी। हाँ तो दोस्तों अपन नेक्स्ट बात करें तो स्थूल कार्बनिक खाद की। जो स्थूल कार्बनिक खाद में सबसे पहला अपना जो उदाहरण था वो था गोबर की खाद, जिसे अपन फार्म यार्ड मैन्योर, FYM शॉर्ट में बोलते हैं, FYM फार्म यार्ड मैन्योर। तो फार्म यार्ड मैन्योर क्या है? इसमें जो फार्म यार्ड मैन्योर का जो संगठन होता है, कंपोजिशन, जिसमें बिछावन होता है, मल होता है, मूत्र होता है। बिछावन, मल, मूत्र आदि इसमें क्या होते हैं? संगठन में आता है। बिछावन पशुओं का गोबर, मल, मूत्र जो भी है, बिछावन गोबर भी आ जाता है ना इसमें, मल, मूत्र आदि। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे इसमें गोबर की खाद में जो NPK की मात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, जो गोबर की खाद में जो NPK की मात्रा पूछते हैं। तो गोबर की खाद में नाइट्रोजन 0.50%, फास्फोरस 0.25% और पोटेशियम 0.50% होता है। ये डाटा याद करना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो नाइट्रोजन 0.5 भी आ सकता है, 0.50, फास्फोरस 0.25, पोटेशियम 0.50 होता है।
अब दोस्तों बात करते हैं जो गोबर की खाद अपन खेत में डालते हैं, तो एक खेत में जैसे गोबर की खाद एक बार डाल दी तो उसका असर 2-3 साल, उसका प्रभाव जो है 2-3 वर्षों तक रहता है या 2-3 साल तक रहता है। तो गोबर की खाद का प्रभाव खेत में 2 से 3 वर्षों तक बना रहता है। मतलब एक खेत में अपन ने गोबर की खाद डाल दी तो 2-3 साल तक गोबर की खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन गोबर की खाद बनाने की विधियां। तो ऐसे तो अपन बहुत सारी गोबर की खाद बनाने की विधियां पढ़ते हैं, लेकिन जो जनरली जो क्वेश्चन पुटअप होता है, चाहे जेट हो, आईसीआर, बीएचयू, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोबर की खाद बनाने की विधियां, जिसमें गोबर की खाद बनाने की 2 विधियां होती हैं। तो गोबर की खाद बनाने की 2 विधियां कौन कौन सी? तो वर्तमान विधि, जो वर्तमान विधि है उसे अपन संशोधित विधि भी बोलते हैं। क्या? संशोधित विधि या ढेरी विधि। क्यों? क्योंकि जो वर्तमान विधि है उसको अपन खुले में डालते हैं। ढेरी विधि क्यों बोल रहे हैं? ढेरी विधि क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अपन जो जनरली जो भी कोई गोबर होता है, पशु का मलमूत्र होता है, उसको खुले में डाल देते हैं। तो सबसे क्वेश्चन आएगा, एक बार डबल में भी क्वेश्चन आया था कि गोबर की खाद बनाने की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है? तो सबसे ज्यादा प्रचलन कौन सी विधि का है? अपन जनरली किसी के घर पे भी जाके देखते हैं या कहीं पे भी फार्म पे जाते हैं तो गोबर जो है, गोबर की जो गोबर है वो खुले में पड़ा रहता है, ठीक है, तो उसे ढेरी विधि बोलते हैं, खुले में। तो सबसे ज्यादा प्रचलन हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा उपयुक्त विधि कौन सी है गोबर की खाद बनाने की? वो कौन सी है? ट्रेंच विधि, जिसे अपन खाई विधि भी बोलते हैं, जिसे अपन खाई विधि भी बोलते हैं। ये सबसे उपयुक्त क्यों है? क्योंकि इसमें 6 से 8 मीटर गहरा, 6 से 8 मीटर तो लंबाई का, 2 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई का गड्ढा बनाकर अपन तैयार करते हैं इस विधि को, ट्रेंच विधि को। तो ट्रेंच विधि में उपयुक्त क्यों हुआ? कि उसमें नाइट्रोजन की हानि कम होगी और पोषक तत्व जो है उसका अच्छे से यूटिलाइज होगा, अधिक से अधिक पोषक तत्व प्राप्त होंगे अपने को गोबर की खाद से। तो सबसे ज्यादा प्रचलन विधि है गोबर की खाद बनाने की, सबसे ज्यादा प्रचलित विधि वो तो है वर्तमान विधि या ढेरी विधि, और सबसे ज्यादा उपयुक्त विधि है वो कौन सी है? ट्रेंच विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहां बात करेंगे वर्तमान विधि में, तो वर्तमान विधि सबसे उपयुक्त हुई, इसे ढेरी विधि भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जो नंबर 2 ट्रेंच विधि, जो इसकी मैंने अभी बताया कि इसकी जो लंबाई है वो तो कितनी होती है? 6 से 8 मीटर और चौड़ाई कितनी होती है? 2 मीटर। कितनी होती है? 2 मीटर। और गहराई जो है वो कितनी होती है? 1 मीटर तक होती है। जो इसकी गहराई होती है वो 1 मीटर तक होती है। मतलब ये तो इसकी लंबाई होगी, जैसे 6 मीटर, 6 से 8 मीटर, 6 से 8 मीटर इसकी लंबाई होगी, ठीक है। अब जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है? 2 मीटर। और गहराई कितनी है? गहराई कितनी है? 1 मीटर। आगे समझ में? गहराई 1 मीटर क्यों रखते हैं? कोई सी विधि से भी अपने गहराई 1 मीटर रखेंगे। लंबाई चौड़ाई, लंबाई को बढ़ा सकते हैं लेकिन गहराई सभी विधियों में 1 मीटर ही रहेगी, ये भी बात विशेष ध्यान रखना। अब जो नेक्स्ट बात करेंगे ट्रेंच विधि में, जो और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ट्रेंच विधि एक तो सबसे ज्यादा उपयुक्त है, सबसे ज्यादा प्रचलित तो वर्तमान विधि हुई, लेकिन सबसे ज्यादा उपयुक्त ट्रेंच विधि है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की हानि कम होती है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कि जो ट्रेंच विधि है उसका आविष्कार किसने किया? तो ट्रेंच विधि का आविष्कार किसने किया और कब किया? तो ट्रेंच विधि का आविष्कार 1951 में, ट्रेंच विधि का आविष्कार 1951 में C.N. आचार्य ने किया। तो याद रखना, ट्रेंच विधि का आविष्कार 1951 में C.N. आचार्य ने किया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है। अब दोस्तों ये जो गोबर की खाद बनाने की विधियां थी जिसमें अपन 2 ही पढ़ेंगे, तो वर्तमान विधि और एक ट्रेंच विधि। तो ट्रेंच विधि ढेरी विधि भी कहते हैं और सबसे ज्यादा प्रचलित है। ट्रेंच विधि में लंबाई चौड़ाई गहराई मैंने आपको बता दी। इसका आविष्कार 1951 में C.N. आचार्य ने किया और सबसे ज्यादा उपयुक्त विधि है, ठीक है। तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी गोबर की खाद बनाने की? वो तो ट्रेंच विधि और सबसे ज्यादा प्रचलित वर्तमान विधि। ये दोनों क्वेश्चन भी याद रखना। अब नेक्स्ट जो नंबर 2 पढ़ेंगे अपन, कंपोस्ट खाद। ये तो गोबर की खाद हो गई। अब नंबर 2 पढ़ेंगे कंपोस्ट खाद। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट बात कर रहे थे अपन कंपोस्ट विधि की, स्थूलकार्बनिक खाद में कंपोस्ट खाद की बात कर रहे थे। तो कंपोस्ट खाद क्या है, किसे कहते हैं? गोबर की खाद का आपको पता चल गया था, लेकिन कंपोस्ट खाद क्या है? जो भी कोई मलमूत्र है या कोई भी बीट है उसको वायवीय व अवायवीय जीवाणु द्वारा अपघटित कर जो पदार्थ तैयार किया जाता है या जो उत्पाद तैयार किया जाता है उसे अपन कंपोस्ट खाद कहते हैं।
वायवीय व अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अपघटित कर जो पदार्थ या उत्पाद तैयार किया जाता है उसे अपन कंपोस्ट खाद कहते हैं। और दोस्तों बात करेंगे कि गोबर की खाद कितने दिन में बनकर तैयार होती है, तो गोबर की खाद है वो अप्रोक्स 6 महीने में बनकर तैयार होती है, लेकिन कंपोस्ट खाद कितने दिन में बनकर तैयार हो रही है, 90 से 120 दिन में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपोस्ट खाद कितने दिन में बनकर तैयार होती है, तो कंपोस्ट खाद 90 से 120 दिन में बनकर तैयार हो जाती है। अब बात करेंगे जैसे गोबर की खाद में जो एनपीके था वो कितना था, 0.50, 0.25 और 0.50%। बाकी सब बात समझ में, 0.50, 0.25, 0.50। लेकिन यहाँ पे कंपोस्ट खाद में कितना है, एनपीके 1.5, फास्फोरस 0.5 और पोटेशियम 1.5, 1.5, 0.5 और 1.5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपोस्ट खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम 1.5, 0.5 और 1.5 है और 90 से 120 दिन में बनकर तैयार हो जाती है। अब दोस्तों बात करेंगे कि कंपोस्ट खाद बनाने की विधियां। तो कंपोस्ट खाद बनाने की कितनी विधियां होती हैं, 4 विधियां होती हैं। कंपोस्ट खाद बनाने की विधियां कितनी, 4 होती हैं। तो कंपोस्ट खाद बनाने की विधियों में सबसे पहले बात करेंगे एडको विधि। एडको विधि, तो एडको मेथड क्या है, एडको विधि क्या है और इसका आविष्कार किसने किया, तो एडको विधि का आविष्कार हर्चिसन व रिचर्ड्स, हर्चिसन व रिचर्ड्स नामक वैज्ञानिक ने 1921 के मध्य किया। इन एडको विधि का आविष्कार हर्चिसन व रिचर्ड्स नामक वैज्ञानिक ने 1921 में किया। कब किया, 1921 में। तो एडको विधि का आविष्कार किसने किया, हर्चिसन व रिचर्ड्स नामक वैज्ञानिक ने 1921 के मध्य किया। अब इस विधि की खासियत क्या है, इस विधि का जो जनरल बातें हैं वो क्या होगी कि एडको विधि है, एडको विधि में गोबर का प्रयोग नहीं किया जाता। एडको विधि में गोबर के स्थान पे किसका प्रयोग किया जाता है, एडको पाउडर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे एडको विधि कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। एडको विधि का आविष्कार किसने किया, हर्चिसन व रिचर्ड्स नामक वैज्ञानिक ने। कब किया, 1921 के मध्य किया। और इस विधि में ऐसे क्वेश्चन आ गया कि कंपोस्ट खाद बनाने की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें गोबर के स्थान पर एडको पाउडर का प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सी विधि होगी, एडको विधि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट नंबर 2 बात करेंगे इंदौर विधि। इंदौर विधि, इंदौर विधि का आविष्कार किसने किया, तो इंदौर विधि का आविष्कार किसने किया, होवार्ड वार्ड नामक वैज्ञानिक ने, होवार्ड व वार्ड नामक वैज्ञानिक ने। कब किया, 1924 से 1931 के मध्य। दोस्तों इंदौर विधि का आविष्कार होवार्ड व वार्ड नामक वैज्ञानिक ने 1924 से 1931 के मध्य किया। इंदौर विधि का आविष्कार होवार्ड व वार्ड नामक वैज्ञानिक ने 1924 से 1931 के मध्य किया। और क्वेश्चन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा कि कंपोस्ट खाद बनाने की सबसे महंगी विधि कौन सी है, तो कंपोस्ट खाद बनाने की सबसे महंगी विधि वो कौन सी होगी, इंदौर विधि सबसे महंगी विधि है। कंपोस्ट खाद बनाने की सबसे महंगी विधि कौन सी है, इंदौर विधि। और इसमें नाइट्रोजन की हानि, इसमें नाइट्रोजन की हानि सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक नाइट्रोजन की हानि सबसे अधिक होगी, इसलिए ये सबसे खराब विधि है, तो अच्छी विधि नहीं है ना। तो इंदौर विधि सबसे महंगी विधि है और इसमें नाइट्रोजन की हानि सबसे अधिक होती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, जो इसमें गड्ढे बनाएंगे उसका आकार कितना होगा, कि इस विधि में 30 × 14 आकार के 30 × 14 आकार के 33 गड्ढे, कितने गड्ढे, 33 गड्ढे बनाए जाते हैं। अब ये 30 × 14 क्या है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। जो अभी मैंने कहा था कि गहराई 1 मीटर, गहराई 1 मीटर लेंगे या 2 मीटर, इससे अधिक नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा गहराई लेंगे तो जो भी पोषक तत्व होंगे वो निक्षालन क्रिया द्वारा नीचे की परतों में लिस्ट हो जाएंगे, तो पोषक तत्व अपने को प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए गहराई कम से कम रखी जाती है। तो यहाँ पे 30 × 14 × 2 आकार के 33 गड्ढे बनाए जाते हैं इस विधि में।
ठीक है। तो ये सबसे महंगी विधि कौन सी है? इंदौर विधि, ठीक है। और इसमें नाइट्रोजन की हानि सबसे अधिक होती है। और इस विधि का आविष्कार होवार्ड नामक वैज्ञानिक ने 1924 से 1931 के मध्य किया। अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों बेंगलोर विधि। तो बेंगलोर विधि क्या है? बेंगलोर विधि का आविष्कार किसने किया? बेंगलोर विधि का आविष्कार किसने किया? CN आचार्य। CN आचार्य। अभी जो अपन गोबर की खाद पढ़ रहे थे उसमें भी ट्रेंच विधि पढ़े थे कि ट्रेंच विधि का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया था? CN आचार्य ने। कब किया था? 1951 में। और आप अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा वही बात यहाँ पढ़ रहे हो। तो बेंगलोर विधि का आविष्कार किसने किया? CN आचार्य ने किया, ठीक है। अब बात करेंगे कि कंपोस्ट खाद बनाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो सबसे अच्छी विधि बेंगलोर विधि है। सबसे अच्छी विधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। कंपोस्ट खाद बनाने की सबसे अच्छी विधि तो कौन सी है? बेंगलोर विधि। और इस विधि में नाइट्रोजन की हानि सबसे कम होती है। सबसे कम होती है, याद रखना। बेंगलोर विधि में नाइट्रोजन की हानि सबसे कम होती है, इसलिए सबसे अच्छी विधि है। सबसे अच्छी विधि कौन सी है? बेंगलोर विधि। और सबसे महंगी विधि कौन सी है? इंदौर विधि, ठीक है दोस्तों। और लास्ट बात करेंगे नेडेव विधि। कंपोस्ट खाद बनाने की जो नेडेव विधि है, नेडेव विधि का आविष्कार किसने किया? एक महाराष्ट्र के नेडेव काका थे, उन्होंने नेडेव विधि का आविष्कार किया। किसने किया? महाराष्ट्र के नेडेव काका ने नेडेव विधि का आविष्कार किया। और इस विधि में एक टैंक से, नेडेव विधि में एक टैंक से 3 टन कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। कितनी? 3 टन। एक विधि से, इस विधि में मतलब जो नेडेव विधि है इसमें एक टैंक से 3 टन कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। और इस विधि का आविष्कार किसने किया? महाराष्ट्र के नेडेव काका ने किया। तो दोस्तों ये हो गया कंपोस्ट खाद, जिसमें ये 90 से 120 दिन में बनकर तैयार होती है। और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो है 1.5, 0.5, 1.5 होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कंपोस्ट खाद बनाने की विधि, जिसमें एडगो विधि। इसका आविष्कार हर्चिसन व रिचर्ड्स नामक वैज्ञानिक ने 1921 में किया। ये इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड के हर्चिसन व रिचर्ड्स नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। फिर दूसरा है इंदौर विधि। इसका आविष्कार होवार्ड नामक वैज्ञानिक ने 1924 से 31 के मध्य किया। और ये सबसे महंगी विधि है और इसमें नाइट्रोजन की हानि सबसे अधिक होती है। और इसमें जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की बात करें तो 30 × 14 × 2 के 33 गड्ढे बनाए जाते हैं इस विधि में, जब अपन कंपोस्ट तैयार करते हैं। तो नेक्स्ट लास्ट बात करेंगे बेंगलोर विधि की दूसरी, जो CN आचार्य ने इस विधि का आविष्कार किया। और ये सबसे उपयुक्त विधि है और इसमें नाइट्रोजन की हानि सबसे कम होती है। और लास्ट बात करेंगे नेडेव विधि। इस विधि का आविष्कार महाराष्ट्र के नेडेव काका द्वारा किया गया। और इसमें एक टैंक से 3 टन कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन वर्मी कंपोस्ट नंबर 3। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट बात करें थे अपन वर्मी कंपोस्ट की। तो वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट क्या है? केंचुए द्वारा तैयार जो खाद है उसे वर्मी कंपोस्ट कहेंगे। अब केंचुआ कैसे करेगा? जो भी कोई अपशिष्ट पदार्थ है उसको कंपोस्ट में परिवर्तित कर देगा, इसलिए उसे वर्मी कंपोस्ट कहा गया है, ठीक है। तो केंचुआ द्वारा तैयार खाद कौन सी है? वर्मी कंपोस्ट है। और वर्मी कंपोस्ट कितने दिन में बनकर तैयार हो जाती है? तो 90 दिन में बनकर तैयार हो जाती है। अपने इससे पहले 2 खाद पढ़ी, गोबर की खाद, वो तो 6 महीने में बनकर तैयार हो रही है। और जो कंपोस्ट खाद है वो 90 से 120 दिन में बनकर तैयार हो रही है। और कंपोस्ट खाद जो वर्मी कंपोस्ट है वो कितने दिन में? 60 दिन में बनकर तैयार हो रही है। नेक्स्ट बात करेंगे NPK की मात्रा। तो 3% तो क्या है इसमें? नाइट्रोजन। 1% क्या होता है? फास्फोरस। और पोटेशियम कितना है? 1.5%, 1.5%। इससे पहले जो अपन ने क्या पढ़ा? कंपोस्ट पढ़ा, उसमें 1.5 और 0.5 और 1.5 नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। और इससे पहले अपन ने 0.50, 0.25 और 0.50 ये क्या पढ़ा? गोबर की खाद में NPK। ये किस में पढ़ा? वो कंपोस्ट खाद में। और ये किस में पढ़ रहे हैं? वर्मी कंपोस्ट में। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे केंचुए की प्रजाति, क्योंकि केंचुए द्वारा तैयार खाद है वर्मी कंपोस्ट। तो केंचुए की प्रजातियां हैं, 3 प्रजातियां पढ़ेंगे, एपिजिक, इंडोजिक और डायजिक। जो सबसे उपयुक्त है वो एपिजिक केंचुआ है। कौन सा है? एपिजिक। क्यों है? क्योंकि जो एपिजिक केंचुआ है वो 90% तो क्या खाता है? अपशिष्ट पदार्थ। क्या खाता है? अपशिष्ट पदार्थ। और 10% क्या खाता है? 10% क्या खाता है? मिट्टी खाता है।
एपीजिक जो केचुआ है इसकी विशेषता है कि ये केचुआ 90% अपशिष्ट पदार्थ और 10% मिट्टी खाता है। और यह याद रखना, एपीजिक केचुआ 1 मीटर गहराई तक समूह में रहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपीजिक केचुआ यह सबसे उपयुक्त प्रजाति है और इसमें यह प्रजाति 90% अपशिष्ट पदार्थ और 10% मिट्टी खाती है और 1 मीटर गहराई में समूह में रहती है, ये इसकी विशेषता है। ठीक है। अब जो एपीजिक केचुआ है इसकी 2 प्रजातियां होती हैं। एपीजिक केचुए की 2 प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां हैं? 2 प्रजातियां। वो 2 कौन कौन सी है? एक तो आइसिनिया फोएटिडा। आइसिनिया फोएटिडा यह राजस्थान के लिए जो उपयुक्त केचुए की प्रजाति है वो कौन सी है? आइसिनिया फोएटिडा। और भारत के लिए उपयुक्त कौन सी है? यूड्रिलियस यूजीनी। भारत के लिए जो उपयुक्त है वो कौन सी है? यूड्रिलियस यूजीनी। राजस्थान के लिए जो उपयुक्त है वो आइसिनिया फोएटिडा और भारत के लिए जो उपयुक्त है यूड्रिलियस यूजीनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे इंडोजिक केचुआ। तो इंडोजिक केचुए की क्या विशेषता है? ये 3 मीटर गहराई तक, ये तो एपीजिक केचुआ 1 मीटर गहराई तक समूह में था और ये जो है इंडोजिक केचुआ 3 मीटर गहराई तक सुरंग बनाकर रहता है। 3 मीटर गहराई तक सुरंग बनाकर रहता है और 90% तो क्या खाता है? मिट्टी खाता है और 10% क्या खाता है? अपशिष्ट पदार्थ खाता है, इसलिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन इसमें जो देखो क्या है, ये 3 मीटर गहराई तक सुरंग बनाकर रहता है, सुरंग बनाकर। अब सुरंग बनाएगा तो इसमें वायु संचार, जल संचार बढ़ेगा। तो वायु संचार व जल संचार बढ़ाने के लिए केचुए की कौन सी प्रजाति उपयुक्त है? वो कौन सी होगी? इंडोजिक। तो ये भी याद रखना। और लास्ट बात करेंगे दोस्तों डायोजिक केचुआ। तो डायोजिक जो केचुआ है ये 1 से 3 मीटर गहराई तक, 1 से 3 मीटर गहराई तक रहता है। दोनों का मिला जुला रूप है। ये 1 मीटर गहराई तक समूह में था, ये 3 मीटर गहराई तक। अब जो डायोजिक केचुआ है 1 से 3 मीटर गहराई तक है और एक ऑक्सिन हार्मोन का स्राव करता है। कौन से हार्मोन का? ऑक्सिन हार्मोन का स्राव करता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो मृदा में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी वो कौन सा केचुआ? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए डायोजिक केचुआ उपयुक्त है और ये 1 से 3 मीटर गहराई तक रहता है। तो दोस्तों ये हो गया वर्मी कंपोस्ट। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन हरी खाद। नेक्स्ट पढ़ेंगे हरी खाद। तो हरी खाद के बारे में देखना अभी। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट बात करें हरी खाद की, ग्रीन मैन्यूर की, जो स्थूल खाद के अंतर्गत आता है। हरी खाद क्या है? हरी खाद में जो भी दलहनी फसलें होती हैं उसको पुष्पन अवस्था के समय या फली बनने से पूर्व पुष्पन अवस्था में काट कर उसको खेत में दबा दिया जाता है और सिंचाई जल दे दिया जाता है, जिससे जो भी उत्पाद या पदार्थ बनता है उसे हरी खाद कहते हैं। अब हरी खाद कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तो हरी खाद 2 प्रकार की कौन सी है? हरी खाद में 2 प्रकार है, वो है एक तो खेत में उगाकर, तो ग्रीन मैन्यूर इन सीटू, जहां उगाया वहीं दबा दिया। एक एक्स सीटू कि बाहर से कोई भी वेजिटेटिव पार्ट लेके आ रहे हैं, जैसे उसकी पत्तियां, टहनियां पेड़ पौधों की, उनको लाकर अपन खेत में दबा रहे, तो एक्सटर्नल पार्ट हो गया। इन सीटू मतलब इंटरनल, जहां उगाया वहीं दबा दिया काट के। तो नंबर 1 है खेत में फसल उगाकर, जिसमें ढेंचा, सनई, गंवार, मूंग, मोट, उड़द आदि को अपन काट कर खेत में उगाएंगे और जो पुष्पन अवस्था में काट कर खेत में दबा देंगे मृदा में, उससे प्राप्त जो भी उत्पाद होगा उसे हरी खाद कहते हैं। लेकिन हरी खाद बनाने की सबसे उपयुक्त विधि है वो कौन सी है? सनई। हरी खाद बनाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? सनई। और सनई के बाद में नंबर 2 ऑप्शन कौन सा है? ढेंचा। तो सबसे उपयुक्त ढेंचा। ठीक है। अब ढेंचा जो है वो कौन सी फसल के लिए? धान की फसल के लिए उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि ढेंचा कौन सी प्रकृति का? अम्लीय प्रकृति का। और धान के लिए जो मृदा होती है कौन सी उपयुक्त है? अम्लीय मृदा उपयुक्त होती है। तो दोस्तों यहाँ बात करेंगे ढेंचा। ढेंचा का बॉटनिकल नेम क्या है? सस्पेनिया एस्कुलाटा या सस्पेनिया रोबस्टाटा। ढेंचा का बॉटनिकल नेम क्या होता है? सस्पेनिया एस्कुलाटा या सस्पेनिया रोबस्टाटा। नंबर 2 बात करेंगे कि हाँ, ये जो ढेंचा है 45 से 55 दिन में
45 से 55 दिन बाद खेत में मृदा में जो है काट कर मृदा में दबा दिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दूसरा सनई, जिसका बॉटनिकल नेम है क्रोटोलेरिया झुनसिया। क्रोटोलेरिया झुनसिया ये हरी खाद बनाने की सबसे उपयुक्त विधि है और बुआई के 6 से 8 सप्ताह बाद अर्थात पुष्पन अवस्था में काट कर उसको मृदा में दबा दिया जाता है। तो सबसे उपयुक्त कौन सा? सनई। इसके बाद में जैसे बात करें इन सिटू में गंवार, मूंग, मोट, उड़द, ये भी खेत में उगाकर दबा दिया जाता है, फसल को उगाकर। दूसरी बात करेंगे हरी खाद बनाने की जो हरित पर्ण विधि, मतलब ग्रीन लीफ मैन्योर अर्थात एक्सिटू। एक्सिट मतलब एक्सटर्नल पार्ट, कोई भी पेड़ पौधों की टहनियां, पत्तियां जो भी लाके अपन मृदा में दबा रहे हैं उसको क्या पर्ण विधि बोलते हैं। जैसे करंज, जेट्रोफा, नीम, महुआ आदि। जैसे बात करें करंज, अपने जनरली घरों में भी काफी उगा रखा है अपन ने, तो करंज का बॉटनिकल नेम क्या होता है? पिंगोमिया पिनाटा। करंज का बॉटनिकल नेम क्या है? पिंगोमिया पिनाटा। इसी प्रकार बात करेंगे जेट्रोफा रतनजोत, तो जेट्रोफा कर्कस इसका बॉटनिकल नेम है। और नेक्स्ट बात करेंगे नीम, तो नीम का बॉटनिकल नेम क्या है? अजेडिरेक्टा इंडिका। इनकी पत्तियां, टहनियां लाके अपन मृदा में दबा देते हैं, जिससे अपन हरी खाद बना सकते हैं। तो याद रखना करंज पिंगोमिया पिनाटा, जेट्रोफा कर्कस रतनजोत और नीम अजेडिरेक्टा इंडिका। अब नेक्स्ट जो दोस्तों बात करेंगे अपन, वो बात करेंगे मानव मल। नेक्स्ट हाँ तो दोस्तों स्थूल कार्बनिक खाद में जो अपन नेक्स्ट 5वां पॉइंट पढ़ रहे थे वो मानव मल। मानव मल को अपन नाइट सोइल भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट सोइल किसे कहते हैं? मानव मल को। या मानव मल को क्या कहते हैं? नाइट सोइल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है 5.5% होती है, फास्फोरस 4.0% होता है और पोटेशियम 2.0% होता है। 5.5, 4.0 और 2.0 एनपीके की मात्रा। नेक्स्ट बात करेंगे भेड़ बकरियों की खाद, जिसे अपन सिप एंड गॉट मैन्यूर भी बोलते हैं। तो भेड़ बकरियों की खाद में जो नाइट्रोजन होता है वो 3% होता है, फास्फोरस 1% होता है और पोटेशियम 2% होता है। तो 3, 1, 2, 3, 1, 2। नेक्स्ट बात करेंगे मुर्गी की खाद, जिसे अपन पोल्ट्री मैन्यूर भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी लेटेस्ट जो एग्रीकल्चर में जो AAR का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था। तो मुर्गी की खाद में जो नाइट्रोजन है वो 3.8%, फास्फोरस 3.5% और पोटेशियम 1.5% होता है। पोटेशियम 1.5% होता है। तो 3.8, 3.5 और 1.5% एनपीके की मात्रा। तो दोस्तों ये स्थूल कार्बनिक खाद में अपन ने कितने प्रकार? 7 प्रकार की खाद पढ़ ली, जिसमें सबसे पहले पढ़ा अपने गोबर की खाद, दूसरा कंपोस्ट खाद, तीसरा वर्मी कंपोस्ट खाद, चौथा हरी खाद, 5वां मानव मल, 6वां भेड़ बकरियों की खाद और 7वां मुर्गियों की खाद। इनमें जो एनपीके की मात्रा है दोस्तों, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और मुर्गी की खाद, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और जो स्थूल कार्बनिक खाद है या सांद्रित कार्बनिक खाद है, इनके उदाहरण की कौन कौन से उदाहरण किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये आज का अपना ये टॉपिक कंप्लीट है। अपन जो नेक्स्ट पढ़ेंगे गोबर की खाद, ये जो कार्बनिक खादों की बात करेंगे या कार्बनिक खादों में जो अपन स्थूल कार्बनिक खाद और दूसरा सांद्रित कार्बनिक खाद पढ़ रहे थे, जिसमें अपना एक यूनिट कंप्लीट हो गया है स्थूल कार्बनिक खाद का कंप्लीट। इसे नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे सांद्रित कार्बनिक खाद। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कोई भी बात अगर पूछनी हो या कोई लाइन समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देके पूछ लेना। थैंक यू।